नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, अमृतकाल को लेकर सरकार द्वारा आहूत किया गया संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हुआ है। संसद के विशेष सत्र पुराने संसद भवन के भीतर संसद के विशेष में संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के 45 वर्षों का संसदीय यात्रा, इसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए या नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का यह अवसर है। हम सब एक ऐसी ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी से पहले यह सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद इस संसद भवन के रूप में पहचान मिली। मोदी ने कहा कि यह सही है कि इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेश शासकों का था, लेकिन यह बात हम नहीं भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों को लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों की लगी थी और पैसे भी मेरे देश के ही लोगों के थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस 45 वर्ष की हमारी यात्रा में अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं के उत्तम से उत्तम सृजन किया है। इस सदन में रहे प्रत्येक व्यक्ति ने सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसे देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन यानी यह भवन भी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। अगली खबर, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए संसद में विशेष सत्र के दौरान आम चुनाव के संबंध में घोषणा की संभावना है। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों सदनों के सभी सांसदों को तस्वीर लेने के बारे में चर्चा का यह मतलब हो सकता है कि सांसदों को अब उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और चुनाव की घोषणा हो सकती है। उन्होंने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में करते हुए कहा कि हमें सूचित किया गया है कि दोनों सदनों के सभी सांसदों की तस्वीर ली जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि अगले चुनाव का समय आ गया है और सदस्यों को सूचित किया जा सकता है कि अब उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। 5 साल पूरे हो गए हैं, अगले चुनाव की घोषणा हो सकती है। बताया गया कि दोनों सदनों के सांसदों की फोटो खींची जाएगी, तो ऐसा लग रहा है कि विदाई का वक्त आ गया है और हो सकता है कि इसी सत्र में फोटो खिंचा के सांसदों को कहा जाए कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और चुनाव में सरकार जाने की घोषणा कर सकती है। दूसरी बात, जब इन्होंने कुछ मुद्दा नहीं बताया तो विपक्ष ने कुछ मुद्दे बताए।
अगली खबर, यूपी के संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। अगर वे तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं तो इससे इंडिया गठबंधन कमजोर होगा। अभी बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है और इसीलिए पूरे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। वही संसद के विशेष सत्र को उन्होंने धोखा बताया और इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। विपक्ष को इसमें जाना चाहिए। सपा सांसद ने कहा कि संसद सत्र में पूरे विपक्ष को शामिल होना चाहिए। अगर शामिल नहीं हुए तो वे एक तरफा सब कुछ कर लेंगे। उनके सामने 24 का चुनाव है, यह सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। इमरजेंसी के तौर पर यह सत्र बुलाया गया है। जिस मकसद से बुलाया गया है उनका इलेक्शन का मकसद है ताकि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। इस चीज से उनका फायदा नहीं होगा, यह सब धोखा है। इसके पीछे कुछ और है। यह इसने अपना माहौल बनाना चाहते हैं। सपा नेता ने कहा कि ये लोग इलेक्शन का माहौल बनाना चाहते हैं और हालात को अपने हक में बनाना चाहते हैं क्योंकि हालात अभी खराब हैं। अभी विपक्ष एक साथ है। मायावती उनसे शामिल नहीं हो रही हैं, किसी वजह से क्यों नहीं हो रही हैं। लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, जो हमने इंडिया नाम रखा है, उससे बीजेपी घबराई हुई है। अगली खबर, आज से हिमाचल प्रदेश का विधानसभा मानसून सत्र शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से आई तबाही के बाद मानसून सत्र 1 महीना देरी से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत हिमाचल विधानसभा के पूर्व सदस्य खूबराम के शोकोदार से होगी। इसके बाद प्रश्नकाल होगा और मंत्री विधायकों को प्रश्न का जवाब देंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा के इस सत्र में आने वाले सप्ताह में शासकीय कार्यों के बारे में वक्तव्य देंगे। सीएम के वक्तव्य के बाद हिमाचल विधानसभा के सचिव उन विधेयकों में एक प्रति पटल पर रखेंगे जिसे पूरे सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिनियम सीमा संशोधन विधेयक 2021, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल संशोधन विधेयक 2023 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2023 शामिल है। हिमाचल प्रदेश के मानसून सत्र के पहले एक दिन की कार्यवाही में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकारी संकल्प के जरिए प्रस्ताव करेंगे कि प्रदेश में मानसून की वजह से भारी भूस्खलन और कई बड़े हाईवे और सड़कों को खराब होना, आपदा की वजह से आई तबाही के कारण कई लोगों के घर को काफी नुकसान पहुंचा है। इस आपदा में कई लोगों की जान भी चली गई है। विद्युत परियोजना, निजी सरकार संपत्ति को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इसलिए यह सदन केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस के इस मुद्दे पर भाजपा समर्थन देती है या नहीं। अगली खबर, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में चल रही मुठभेड़ को सोमवार को छठा दिन है। कोकरनाग के गंडलू जंगल में जारी ऑपरेशन में अब तक 5 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। यहाँ एक जला हुआ शव भी बरामद किया है। माना जा रहा है कि यह शव आतंकी उजैर खान का हो सकता है। ऐसे में अब आतंकी उजैर खान के परिवार के सदस्यों को DNA सैंपल के लिए इसकी पड़ताल की जाएगी। कोकेरनाग में हुई मुठभेड़ 13 सितंबर को 3 सुरक्षा अधिकारी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस आतंकी हमले में जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के शाखा TRF ने ले ली थी। बताया जा रहा है कि इस हमले में 10 लाख के इनामी आतंकी उजैर का हाथ है। उजैर खान स्थानीय आतंकवादी है जो कि कोकेरनाग के नौगाम गांव में रहने वाला है। वह जून 2022 के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में जुड़ा हुआ है। सोमवार को मौके पर वरिष्ठ अधिकारी DGP ADGP के मुठभेड़ स्थल पर पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन का दायरा अब आसपास के गांवों तक बढ़ा दिया है। चिन्हित ठिकानों पर मोर्टार एवं अन्य हथियारों के जरिए विस्फोट किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति के बाद पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ आतंकी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। अगली खबर, दक्षिणपंथी संगठन देवभूमि रक्षा अभियान के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। यह मामला एक दलित परिवार को कथित तौर पर ऋषिकेश में उनकी संपत्ति पर बनाई गई मजार को ध्वस्त करने की धमकी दिए जाने के आरोप में दर्ज की गई है। बता दें कि इस मामले पर देवभूमि रक्षा अभियान ने कहा कि FIR दर्ज किए जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती ने कहा कि ऋषिकेश में सैकड़ों मजारें हैं। ये मजारें हिंदुओं द्वारा अपनी संपत्तियों पर बनाई गई है। हम उनकी सहमति से 25 से 30 मज़ारें तोड़ चुके हैं। हम हिंदू भाइयों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे हिंदू होने के नाते इस्लाम को बढ़ावा ना दें। हमारा लक्ष्य ऋषिकेश मज़ार को मुक्त बनाना है। FIR हमें ऋषिकेश में मज़ारों को ध्वस्त करने के लक्ष्य को हासिल करने से नहीं रोक पाएगी। अवैध रूप से निर्मित मज़ारों के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। वन विभाग ने अभी तक अपनी जमीन पर अवैध रूप से बनी केवल 450 मज़ारों को तोड़ा है। वन विभाग की यह कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। वन विभाग के अवैध रूप से निर्मित मज़ारों को तोड़ने के मामले में 25
25% लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाई है। अगली खबर, तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया है। टीडीपी सांसदों ने नारेबाजी की और नायडू की गिरफ्तारी को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के उन्हें जेल में रखा जा रहा है। टीडीपी सांसदों ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। टीडीपी सुप्रीमो को पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश सीआईडी के करोड़ों रुपए की कौशल विकास निगम घोटाले में गिरफ्तार किया था। विजयवाड़ा की एक अदालत में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नायडू फिलहाल राजमुंद्री सेंट्रल जेल में बंद है। उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हुए टीडीपी कार्यकर्ता पिछले 6 दिनों से पूरे आंध्र प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।